हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट सेकंड है। पार्ट वन का लिंक आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपना टॉपिक आगे नेक्स्ट बढ़ाएंगे। कौन सा था, पहले जान लेते हैं कि पहले वाले में था क्या क्या। उसमें थोड़े कॉन्स्टिट्यूशन थे फ्रेंच सोसाइटी के, वहाँ पे तीनों स्टेट्स के बारे में थोड़ी डिस्क्रिप्शन थे, बुक्स थे, राइटर्स के नेम थे, उनके हेडलाइंस थी। और फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ बेसिली क्या हुआ था, इन सब के बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने जाना था। तब उसके बाद का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद का ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, अबाउट द रेन ऑफ टेरर। रेन ऑफ टेरर जो था हमारा, वो 1793 से 1794 के बीच में था, जिसे हमें एक साल का टाइम पीरियड था, जो हम रेन ऑफ टेरर कहते हैं। वहाँ पे क्या हुआ करता था कि रॉबर्टसपियरी जो थे, वो वहाँ के जैकोबिन्स के लीडर थे, जिन्होंने एक पॉलिसी फॉलो कराई थी सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट की। तो उसके बाद मतलब वहाँ पे तो ये पॉलिसी फॉर्म हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ था कि रॉबर्टसपियरी को जो लोग उनके एनिमीज दिखते थे रिपब्लिक के खिलाफ, तो उन्हें वो अरेस्ट करवा के गुलोटाइन करा देते थे। मैं गुलोटाइन का मतलब होता है कि उन्हें वो हैंग करा देते, फांसी पे चढ़ा देते थे। पीजेंट जो थे वहाँ पे, उनको काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया जाता था कि जो गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स्ड प्राइस है, वो अपने ग्रेन्स जो हैं उन्हें फिक्स प्राइस पे सेल कर दें। फिर यहाँ पे था कि जो चर्चेस थी वो बंद हो गई थी, मतलब उनको बंद कर दिए थे, और उनके जो बिल्डिंग्स थी उन्हें बैरक्स और ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया गया था। उसने एक और पॉलिसी, उसने सारी पॉलिसीज़ को इतनी जल्दी और इतनी रूथलेसली, मतलब इतने बेकार तरीके से फॉलो करवाई थी कि जो खुद के उनके पीपल थे वो उनके अगेंस्ट हो गए थे। और क्या हुआ था कि फाइनली उन्हें भी गुलोटाइन करा दिया गया था, मतलब उन्हें भी हैंग करा दिया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पोजीशन ऑफ रोल ऑफ वुमेन इन फ्रेंच रेवोल्यूशन, मतलब वुमेन्स की क्या क्या पोजीशन थी, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। तो यहाँ पे आता है हमारा कि वहाँ की जो वुमेन्स थी थर्ड स्टेट की, मेनली जो थर्ड स्टेट की वुमेन थी, उन्हें अपने लिविंग को चलाने के लिए वहाँ पे काम करना पड़ता था। तो वो लोग एक सिलाई विलाई का काम कर देती थी, कपड़े वपड़े धोने का काम कर देती थी, फ्रूट्स फ्लावर सोल कर देती थी, वेजिटेबल्स मार्केट में बेच देती थी, और कहीं कहीं तो सर्वेंट्स का काम करती थी, जो कि रिच पीपल होते थे उनके घरों में जाके। यहाँ पे क्या था कि जो काफ़ी सारी औरतें थीं, तो उन्हें जॉब ट्रेनिंग या एजुकेशन का कोई भी राइट नहीं था, थर्ड स्टेट्स वालों को बिल्कुल भी नहीं था। कुछ ही लोगों को था, जैसे कि नोबल्स जो काफ़ी अमीर थे, या नोबल्स की जो डॉटर्स थीं, उन्हें ही बस दिया जाता था मौका पढ़ने का एक स्कूल में। तो ये तो कंडीशन थी वहाँ पे, पोजीशन थी वुमेन्स की। वर्किंग वुमेन जो रहती थी, उन्हें अपने फैमिलीज़ को और चिल्ड्रन को देखना पड़ता था, मतलब उनके अपने परिवार को भी देखना पड़ता था। उनके जो वेजेस थे वो मेंस के कंपैरिजन में बहुत ही लो थे। तो मतलब ये भी एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी वहाँ की वुमेन्स को कि अभी ये क्या हो गया है, मतलब वेजेस भी कम हो गए हैं। तो ये सारी थी। अब यहाँ पे रोल क्या था वहाँ पे वुमेन्स का, कि वुमेन्स ने जो था वो अपनी एक पॉलिटिकल क्लब और न्यूज़पेपर स्टार्ट कर दी थी चलाना। उसके बाद क्या था कि जो करीब करीब 60 वुमेन्स क्लब ऐसे जो थे, जो कि काफ़ी अलग अलग जगह से फ्रेंच सोसाइटी में उभर के आए थे, उनमें से एक का था रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन का नाम था, जो कि काफ़ी फेमस हुआ था उन सब में। कॉन्स्टिट्यूशन जो था 1791 का, उन्हें रिड्यूस कर दिया था पैसिव सिटीजन्स के लिए। तो उन्होंने डिमांड ये किया था कि उन्हें सेम पॉलिटिकल राइट्स आदमियों के कंपैरिजन में चाहिए, ताकि वो भी वोट कर सकें और पॉलिटिकल ऑफिसेस को होल्ड कर सकें। फिर क्या था कि उनका जो स्ट्रगल था वो बस एक इक्वल पॉलिटिकल राइट्स था, वो जो कि कंटिन्यूट करना चाहते थे, वो कंटिन्यूट किया था उन्होंने रेन ऑफ टेरर के ही टाइम से। और गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने उनके क्लब्स और जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी उन्हें बैन कर दिया था। मतलब वहाँ पे पहले तो बैन कर दिया, उसके बाद कुछ वो औरतों को उन्होंने वहाँ पे अरेस्ट कर लिया, और कुछ लोगों को वहाँ पे फांसी भी दे दी गई थी। और फाइनली उन्हें 1946 में राइट मिल गई थी वोट करने का। और फिर यहाँ पे हमारा लॉज जो बने थे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। लॉज जो बने थे वुमेन्स के बेटरमेंट के लिए, उन्हें भी हम जानते हैं कि पहले के दिनों में क्या होता था, जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट होती थी उनके पास, उन्होंने भी काफ़ी रूल्स बनाए थे ताकि वुमेन्स की जो कंडीशन है वो थोड़ा इम्प्रूव हो जाए। हुआ क्या था कि वहाँ पे स्कूल बनने के साथ साथ स्कूल भी कंपलसरी कर दी गई थी लड़कियों के लिए, कि ताकि सारी वुमेन्स जो हैं वो स्कूल, जो स्टेट स्कूल वहाँ पे बन रहा था, जहाँ पे क्रिएशन हो रहा था, तो वहाँ पे लड़कियों के लिए स्कूलिंग भी कंपलसरी कर दी गई थी। अब उनके जो फादर्स थे, अब वो उन पे ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकते थे शादी के लिए। मतलब पहले क्या होता था कि फादर्स, मतलब शादी का टाइम आता था तो फादर्स फोर्सफुली उनकी शादियाँ करा दिया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं था।
मैरिज जो था वो एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, जिसमें वहाँ की वुमेन जो थी वो फ्री रहती थी और मतलब काफ़ी बिंदास होके रहती थी, कोई भी प्रेशर नहीं था। और ये लॉ बनाया गया था सिविल लॉ के अंदर। उसके बाद क्या था कि डिवोर्स जो था वो लीगली हो गया था, आदमियों के लिए भी और औरतों के लिए भी, मतलब उनको लीगल बना दिया गया था ताकि वो दोनों के लिए बेनिफिशियल हो सके। वहाँ फिर क्या था कि वुमेन्स को वहाँ पे ट्रेन किया जाता था जॉब्स के लिए, और वो आर्टिस्ट भी बन सकती थी, छोटे मोटे बिजनेसेस भी रन कर सकती थी, तो उन्हें काफ़ी इन सब चीज़ों की छूट मिल गई थी। अब यहाँ पे थोड़ा स्लेव ट्रेड था फ्रांस में, ये कभी ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, क्योंकि मैंने अभी काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाए थे तो मैंने देखा था कि ये ज़्यादा पूछे नहीं जाते। हाँ, समटाइम्स होता है, कभी कभी हो जाता है, बोर्ड वाले का थोड़ा सा दिमाग में इधर उधर आ जाता है तो बना देते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको तो बस थोड़ा सा जान लेना है कि होता क्या है। तो यहाँ पे ये स्लेव ट्रेड जो था फ्रांस में, वो एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड था 18th और 19th सेंचुरी में। वो इसलिए था क्योंकि वहाँ पे जो था शॉर्टेज ऑफ लेबर हो गया था, और जो प्लांटेशन हो रहा था कैरिबियन में, तो वहाँ पे शॉर्टेज ऑफ लेबर का हो गया था, मतलब लेबर्स की शॉर्टेज हो गई थी। और जो यूरोपियन थे उन्होंने ये मना कर दिया था कि लोग उनके यहाँ से दूर मतलब जाके वर्क नहीं करेंगे किसी और के लैंड पे। फिर हुआ क्या था कि ये प्रॉब्लम जो थी उसे भी सॉल्व किया गया था ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बना के यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में। ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बनाया था, यहाँ पे अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया और फिर अफ्रीका भी हो गया। तो इनके बीच में एक बना दिया गया था ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, इस ऐसे उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया था। जो फ्रेंच के जो मर्चेंट्स थे जो कि बॉर्डक्स और 90s से सेल करके जाते थे अफ्रीकन कोस्ट पे, वहाँ पे उन्होंने लोकल जो वहाँ पे लीडर होते थे, किसी ग्रुप के जो लीडर होते थे, वहाँ पे वो लोग स्लेव को ख़रीद के लेके आते थे। उसके बाद क्या था कि जो स्लेव थी वो काफ़ी ज़्यादा ब्रांड में आ गई थी, मतलब स्लेव को यहाँ पे क्या मतलब शैकल हो गए थे, एकदम कनेक्ट कर दिया था, वो ब्रांड बन गया था एक तरीके का। और उन्हें काफ़ी ज़्यादा टाइटली पैक करके शिप में भेजा जाता था ताकि वो कैरेबियन में जा सकें। उन्हें फिर कैरेबियन की तरफ भेजा जाता था और उनके प्लांटेशन ओनर को उन्हें सोल्ड कर दिया जाता था। फिर क्या था कि अब यहाँ पे स्लेव लेबर का एक्सप्लॉयटेशन भी हो गया था, क्योंकि वहाँ पे डिमांड बढ़ रही थी यूरोपियन मार्केट्स में शुगर, कॉफ़ी और इंडिगो की, तो वहाँ पे स्लेव ट्रेड का एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा था। अब ये इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ था, ये मतलब ये ख़त्म कैसे हुआ था। काफ़ी दिनों नेशनल असेंबली में काफ़ी दिनों की लंबी डिबेट हुई थी मेंस के राइट को लेके और बढ़ाने को लेके, मतलब उनको बढ़ाना, मेंस के राइट को बढ़ाना, सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करके, कॉलोनीज़ के सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करके। लेकिन कोई भी लॉ ऐसा नहीं बना जो कि बिजनेस कम्युनिटी के अपोजिशन को डरा सके। तो यहाँ पे ये कंडीशन भी हो गई थी। लेकिन फाइनली क्या हुआ था कि 1794 में ये लेजिस्लेटिव ने ये डिसाइड किया था कि वो अपने सारे स्लेव्स को फ्री कर देगा। और फिर क्या हुआ था कि 10 साल बाद वापस से नेपोलियन ने स्लेवरी वापस से शुरू कर दी थी। अब यहाँ पे सेंसरशिप का एवोल्यूशन कैसे हुआ था ये भी थोड़ा जानते हैं कि सेंसरशिप का एवोल्यूशन कैसे हुआ था। बेस्ले के ख़त्म होते ही वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लॉ पास कर दिया गया था जिसे सेंसरशिप का एवोल्यूशन कहा जाता है। तो वहाँ पे क्या था कि 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हो गया था सारे राइट्स के साथ, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, ओपिनियन था, और तो ये सब उनके साथ साथ शुरू हो गया था। न्यूज़पेपर और पैम्फलेट और जो प्रिंटेड पिक्चर्स होते थे वो काफ़ी मजबूती से और काफ़ी रेगुलरली, मतलब काफ़ी रेगुलर में वो फ्रांस के टाउन में चलने लगे। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फ्रांस में डेवलप होने लगी और इन्हें वहाँ से ट्रैवल भी किया गया कंट्री साइड में, जो विलेज साइड्स होती थी वहाँ पे भी इन्हें ट्रैवल करना शुरू कर दिया गया था। अब यहाँ पे जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है उन्होंने अपने इवेंट्स के व्यू पे एक्सप्रेशन को लगाना शुरू कर दिया था वहाँ पे, मतलब ये अपना एक्सप्रेशन को अलाउ करना शुरू कर दिया था। हर साइड्स अब अपने साइड के लोगों को कन्विंस करके उनके खिलाफ या उनके साथ खड़े होकर किसी भी इवेंट और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पे क्या था कि काफ़ी ज़्यादा प्लेज और सॉन्ग्स का यूज़ होता था और फेस्टिव प्रोसेसन का भी यूज़ होता था ताकि वो लार्ज, मतलब काफ़ी लंबे पीपल्स की तादाद में उन लोगों को अट्रैक्ट कर सके। तो ये एक था लोगों के दिमाग को समझने का, लोगों के आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड जस्टिस को समझने का, ये एक अच्छा वे बन गया था। अब यहाँ पे हमारा कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं जो कि करीब करीब 1 या 3 मार्क्स से क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कभी कभी तो आ जाते हैं, समझ में ही नहीं आता कि अरे ये तो पढ़ा ही नहीं।
तो ये भी आ जाते हैं। तो फिर यहाँ पे हमारा ये था कि 4 अगस्त 1789 को फ्यूडल सिस्टम जो था वो एबॉलिश कर दिया गया था, मतलब फ्यूडल सिस्टम को एकदम ही ख़त्म कर दिया गया था। वुमेन्स और चिल्ड्रन जो यूथ थे 25 ईयर्स के जो नीचे थे उन्हें हम पैसिव सिटीजन वहाँ पे मान लिया जाता था। 21 जैन 1793 को लुइस 60 को हैंग कर दिया गया था, लुइस 60 को फांसी दे दी गई थी। स्लेवरी जो थी वो भी एबॉलिश 1848 में हो गई थी। अब यहाँ पे वाटरलू 1815 में जो हुआ था उसमें नेपोलियन हार गया था, मतलब नेपोलियन जो था वो डिफीट हो गया था। 1804 में क्या था कि नेपोलियन ने अपने आप को ये फ्रांस का किंग बना लिया। अब यहाँ पे देखो ये तो भैया ज़बरदस्ती हो गई कि खुद ही बना लिया अपने आप को किंग, किसी ने वोट भी नहीं किया और खुद ही बन गया किंग। उसके बाद क्या था कि 1946 में वुमेन्स को राइट मिल गया था वोट करने के लिए फ्रांस में, मतलब फ्रांस में वुमेन्स को राइट मिल गया था 1946 में वोट करने के लिए। मर्सिलीज़ जो एक पेट्रियोटिक सॉन्ग है वहाँ पे फ्रांस में गाया जाता था, जिसके राइटर का नाम था रॉगर डी आइल, और वहाँ पे इसको नेशनल एंथम भी फ्रांस का बना दिया गया था, ये फ्रांस का नेशनल एंथम हो गया था। या ओल्ड रिजीम भी यहाँ पे पूछ लेते हैं कभी कभी कि ओल्ड रिजीम क्या होता है। तो ये ओल्ड रिजीम फ्रेंच सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन को 1789 के पहले को डिस्क्राइब करती है कि जो फ्रेंच सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन थे जो 1789 के पहले थे उनको ये अच्छे से डिस्क्राइब करती है, उसे ओल्ड रिजीम कहते हैं। गुलोटाइन क्या था कि एक डिवाइस था जिसके 2 पोल्स होते थे और एक ब्लेड होता था जिससे लोगों के सरों को काटा जाता था, और इसको इन्वेंट भी किया था डॉक्टर गुलोटाइन ने, मतलब इसके इन्वेंशन के नाम पे ही इसका नाम भी गुलोटाइन रख दिया था, इसके डॉक्टर ने ही इसका नाम गुलोटाइन रख दिया गया था। तो यहाँ पे ये चीज़ें थी। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि इसका पहले वाला जो वीडियो था ना मैंने इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पे दे दिया है। अगर आपको इसका भी जानना हो कि इसके ऊपर वाले में कौन कौन से थे या टॉपिक्स क्या क्या चली थी, तो आपके इसके ऊपर वाली लिंक पे जाके आप देख सकते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, दोनों पार्ट्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी क्वेरी आती है, आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेल है उस पर ईमेल कर सकते हैं, तो हम आपको 48 आवर्स के अंदर प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू।